तब वो हो गया एकदम, मतलब एनरोल करेंगे उनका। बाकी आप लोग का अकाउंट्स और मैथ्स में वो ऐड कर दिया क्या, ऐप वाला उसमें? ऐप में एडेड है ना? मैं अपना भी आज बना देता हूँ। हम लोग का सारा क्लासेस का बैकअप जैसे आपको अकाउंट्स और इसमें मिलता है सेम, मेरा भी सारा क्लासेस का आपको सेम डे बैकअप आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो दोनों के लिए। आपका किसी का अगर iOS भी डिवाइस है तो उसके लिए भी वो ऐप वैसे ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम। किसका iOS में नहीं होगा? नहीं होगा ऐसा, उनको कुछ वैसा होगा, मैं एक बार बात कर लूंगा एक बार, ठीक है? हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट हम लोगों को जो ऑपरेटर एक्सेस है वो दिया गया है उस मतलब हम लोग का वेब ऐप डेवलपर के द्वारा मेरे को एक्सेस दिया गया, ठीक है ना? तो आई डोंट नो वेदर व्यूअर्स का एक्सेस है कि नहीं, ठीक है? बट मैं एक बार बात कर लूंगा, ठीक है? तो हाँ, तो हम वही बोला कि हम बना सकते हैं, हम लोग का सेम हो जाता है। और अब हम अपना कोर्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं, जो मैं प्राइमरीली आज आपके साथ एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखना चाह रहा था, ठीक है? आपका पेपर का नाम जो अभी हम अंडरटेक करने वाले वो है बिजनेस लॉज एंड BCR, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है? ये 60 नंबर का है। अच्छा, ऑनलाइन में आपको दिक्कत नहीं हो रही है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऑडियो वगैरह सब ठीक है? हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया। और 40 मार्क्स का आपका होगा BCR, ठीक है? ये आपका होगा 60 मार्क्स का जो बेसिकली बिजनेस लॉज होगा, और ये 40। अच्छी बात ये कि अगले साल से ये डिलीट हो जाएगा आपका। कह रहे इंग्लिश पढ़ के तो आ रहा है बच्चे 11वीं 12वीं में, फिर फालतू क्यों पढ़ाना इधर, 100 नंबर का लॉ होगा, ठीक है? बट हाँ पेपर, ये पेपर लॉ का पेपर का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है? अभी आपकी बात नहीं, आप लोग को तो इसी में पार हो गए, ठीक है ना? नेक्स्ट अटेम्प्ट किया, कैसी बातें करते हैं, ठीक है ना? ये आपका इंग्लिश है, ठीक है? तो किसका इंग्लिश एकदम खराब है? वेरी गुड, एकदम शर्माने का नहीं, क्या भाई इंग्लिश ही तो खराब है। वेरी गुड, कोई चिंता का बात नहीं। जिसका इंग्लिश खराब है, सुनो मेरा बात, बच्चा लोग क्या करते हैं ना, ये पेपर को हमको बहुत दुख होता है। हमारे पेपर में ये 60 नंबर का जो आएगा ना, हम आपको आज पहला दिन ये बोल रहा है ऑन रिकॉर्ड, इसमें कम से कम 40 से 45 नंबर तो मिनिमम कॉमन देखा हुआ आएगा। हम क्लास में कराया होगा, लर्न भी कराने का टेक्निक दिया हुआ होगा, सारा कुछ कराया होगा। 45 नंबर का हम बोल रहे हैं, हक के कहाँ थे इसके अंदर? ये 40 नंबर वाला में, ये 40 नंबर वाला में लास्ट टाइम का बता रहे, हम पहला दिन हमेशा चीख चीख के बोलता है पेपर छूटेगा इसके अंदर, इसके अंदर पेपर छूटेगी। सबसे बड़ा इसका जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट होता है इस पेपर का, कि एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है? सबको हम फोन करके पूछ रहा था भाई कैसा हुआ पेपर, मेरा 10 नंबर का छूटा। पहला सवाल ही मेरे थे कितना का छूट गया, 10 नंबर का छूटा, 15 नंबर का छूटा, 20 नंबर का छूटा। एक भी अच्छा, एक आधा को छोड़ के, आई थिंक अगर हम लोग लास्ट टाइम 60 का साइज था आई थिंक, करीब करीब, ठीक है ना? 4 या 5 बच्चा को छोड़ के उसमें से सब यही बोला किसी का मिनिमम एवरेज 10 नंबर का छूटा हुआ था। और हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हर से जब भी CA फाउंडेशन का बैच शुरू करता है बिजनेस लॉज वाला, पहला दिन आकर के बोलते कि तुम लोग के साथ भी ये होगा, पहला दिन से अगर ध्यान रख के नहीं चलेगा तो हम लोग क्या कर सकते। पहला बात जो मॉक टेस्ट लगाएगा, जितना टाइम में बोलेगा उतना टाइम में देना है। टाइम हैज टू बी द एसेंशियल फैक्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वरना छूटता है पेपर। छूटता क्यों है? बिजनेस लॉ बहुत अच्छा से आता है, शुरू उससे करता है, पूरा जचा के लिखता है उसको। इंग्लिश में जब तक पहुंचने का बारी आता है, वो इंग्लिश में क्या ही तो लिखेगा यार, नोटिस ही तो लिखना है, ईमेल ही तो लिखना है, पता नहीं क्या ही लिख के आता है फिर। और जो इसमें 10 नंबर का छोड़ता है, कोई 15 नंबर का छोड़ता है, और फिर जो लिख के भी आता है वो भगवान ही मालिक क्या लिख के आता है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा, तो हम तो बहुत खुश थे कि जब नया ड्राफ्ट आया था तो बोले कि ये इंग्लिश हटा देगा, तो हम बोले चलो यार हमारा सब्जेक्ट तो इंडिपेंडेंट हो गया फाउंडेशन के अंदर, ठीक है? तो प्लीज इसको ध्यान रखना, जिसका इंग्लिश कमजोर है, कोई शर्म का बात नहीं है, शुरू दिन से इसको भी प्रैक्टिस करना। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपका एग्जाम्स के लिए, और इसके अंदर ही सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म करके आता है, ठीक है? ये हम नहीं कराएगा दोस्त, ये इंग्लिश वाला मेरा वो नहीं है, नेहल मैम कराएगा आपको वो इंग्लिश वाला पार्ट, हमारा खाली हाँ वो हमारा वही वाला कोट है 60 नंबर का, ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो हुआ पहला बात, तो हम पहला पॉइंट इधर लिख दिया। आई होप आप लोग इस बात को अभी
कंसिडर कर लिए कि इसमें आप लोगों को शुरुआत दिन से क्या ध्यान रखना है। जो 60 नंबर का पेपर है उसके अंदर हम प्राइमरीली 5 चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर आपको जो है 5 चैप्टर्स पढ़ना है। पहला होगा उसके अंदर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। जैसे कि प्यांश ने होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये आपका पहला होगा। उसके बाद आपका होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको प्यार से सोगा बोलते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका सेकंड इसके अंदर होगा, और ये जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का पास हुआ एक्ट है, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ है आपका। तीसरा जो आप इसके अंदर पढ़ेगा वो होगा LLP एक्ट, ये रिसेंट बना हुआ है 2008 का। और उसके बाद आपका कंपनीज एक्ट, वो उसके भी लेटेस्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। और इसके अलावा आपका पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसका तो थोड़ा बहुत, हाँ इसका तो थोड़ा बहुत आप जो है 12th में भी इसका कुछ कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। हाँ इसका भी थोड़ा सा आपको मिला हुआ होगा रेफरेंस, बट ये आपका ना हार्ड कोर टॉपिक बनेगा कंपनी से। आप लोग जब नया सिलेबस में जाएगा, पहले क्या होता था इंटर के लेवल के अंदर कंपनी लॉ का आपको 1 से 148 इतना ही सेक्शन, 470 है टोटल सेक्शंस, 470, ठीक है 470 टोटल सेक्शन है। 1 से 148 इंटर में कराता था, 149 से 470 फाइनल में कराता था। अभी इंस्टीट्यूट वाला बोला फाइनल में लॉ को हटाओ, कोई टेंशन नहीं है, ये वाला सब इंटर में डाल देगा। तो पूरा कंपनी लॉ आपका इंटर में डाल। तो कम क्या किया इंटर में कम आपको बताएगा क्या किया अभी आने तो, पहले तो फाउंडेशन का थोड़ा होगा था, तो फिर बताएगा कि इंटर वो आप सोचेगा कम किया है, वेरी गुड बोल तो रहा है इंस्टीट्यूट की कम किया। नहीं, इंस्टीट्यूट अभी अपना मॉडल चेंज किया है। पहले उनका ना पिरामिड वाला मॉडल होता था। पिरामिड मॉडल मतलब समझ रहे, पिरामिड मॉडल के अंदर बेस में सबको ले लेता था, फाउंडेशन में जो भी फाउंडेशन दिया वो बच्चा आ गया अंदर पास, और ऊपर जाते जाते फाइनल में एकदम वैसा कर देता, सिलेक्टेड लोग को इससे निकाले। अब उन्होंने बोला कि हम लोग ने ऐसे सिलेंड्रिकल मॉडल कर दिया, ये मेरा शब्द नहीं है, ठीक है ना, ये मैथ्स वाला वाणी इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट है कि हम लोग ये पिरामिडल मॉडल से सिलेंड्रिकल मॉडल, मतलब जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकाल ही देगा। मतलब समझ, जितना तो फाउंडेशन को डिफिकल्ट बना रहे हैं, इंटर को थोड़ा सा और क्रिटिकल कर रहे हैं, और फाइनल को इजी कर रहे हैं। फाइनल का तो ओपन बुक करने का बात है, सारा पेपर किताब लेके दो। हाँ अगर आप लोग का नसीब अच्छा रहा, ये एज इट इज जो स्कीम पास हो गया, सारा पेपर ओपन बुक होगा, ज्यादा खुश होने का बात नहीं, एकदम भी बात नहीं खुश होने का। बता रहे जो इन्होंने प्रपोज के बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप जो उन्होंने यहाँ पर गुवाहाटी में भी सेमिनार हुआ था, जो CA दया सर है, ही केम, और हम लोग को भी इनवाइटेड था, उसमें हम लोग सब गए थे उधर। ही एक्सप्लेन टू अस बहुत अच्छे से कि क्या सिस्टम होने वाला है, और जो उन्होंने बताया अगर उसका 50% भी अचीव कर लेता ना, द कोर्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, मतलब वर्ल्ड के अंदर। 8 का 8 पेपर ओपन बुक होने वाला है, 8 नहीं आई थिंक 6 पेपर कर देंगे फाइनल में, 6 पेपर कर देंगे फाइनल में, और 6 के 6 ओपन बुक होने वाला है। और इनमें उन्होंने बोला कि आप सिर्फ इंटीग्रेटेड केस स्टडीज दो, मतलब सारा कॉन्सेप्ट को जोड़ के आप एक, और ये अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मैंने डिप्लोमा कर रखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर यूके से, ठीक है ना। यूके का जैसे अपने यहाँ पे ICAI होता है, वैसे यूके का बॉडी है ACCA, ठीक है ना। हाँ ACCA के अंदर से मैंने ये पास किया हुआ है, ठीक है। IFRS में ACCA का एक डिप्लोमा होता है, ठीक है। IFRS का, IFRS क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दूंगा, आपको आइडिया लगेगा कि उनका ग्लोबल कोर्स कैसा चलता है। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये क्या होता है, आपकी कोई भी कॉर्पोरेट है वो अपना रिपोर्टिंग कैसे करेगा शेयर होल्डर्स को, बेसिकली जो अकाउंटिंग हम करते हैं ना, कल भाषा में अगर मैं आपको लेमेंस की भाषा में बताऊं तो अकाउंटिंग कैसे होगा उसके ऊपर सारी गाइडलाइंस होती है, ठीक है। तो ये आप इंटर में भी पढ़ते हो, इंटर के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल के पढ़ते हो, फाइनल के अंदर इंड AS बोल के पढ़ते हो। तो ये सारा आपका चलेगा, पूरा पेपर आपका जो अकाउंट्स का होगा उसमें मेजर पोर्शन इनका होता है, ठीक है। तो वो मैंने किया, उनका एग्जाम कैसा होता है, 4 ही क्वेश्चन पूछेगा बस, 100 मार्क का पेपर है, 4 क्वेश्चन पूछेगा। 40 नंबर का पहला क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का 3 क्वेश्चन होगा, बस कोई ऑप्शन नहीं। कुशल भी है जो कुशल नहीं कर रहा वो, कुशल नहीं अभी, अब कुशल नहीं कर रहा अभी तक, तो मेरे नॉलेज में नहीं है ACCA का। देखो एक तो ACCA का नॉर्मल कोर्स होता है जो CA के इक्विवेलेंट होता है वहां का, वो एक अलग हो गया।
अरे वो इतना, वो आप लोग को किसी को करने का मन है तो मेरा रिकमेंडेशन है सीए करने के बाद करना, वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सीए करने के बाद उनके बाद 4 पेपर देना हो तो आपको दे देते हैं। और यहाँ उनका उनका रिवर्स होता है, कोई एसीसीए किया बंदा इंडिया में आकर उसको 8 पेपर क्लियर करना पड़ता है, और हमारे यहाँ से करके जाएगा वो 4। तो आपका इंपॉर्टेंट समझो अपना, ठीक है। और अभी आप लोगों को जोश में होगा कि वाह एसीसीए करेगा, जरूरत नहीं है तो ना मत करना, हम बता रहे क्यों। टैक्स बोल के एक सब्जेक्ट आता है, अपना देश का समझ लो बहुत है, ठीक है ना, वो दूसरा देश का समझने जाएगा बिना काम का, जरूरत नहीं है, तो क्यों फालतू का करना, बेसिकली वो दिक्कत आ जाता है। टैक्स इज वेरी, इंडिया का कुछ और ही चलता है, इंडिया का तो, और उधर का अपना ही चलता है, ठीक है। तो क्या बात के बोल रहे, देखो हमको गजनी इफेक्ट बहुत आता है, बच्चा लोग को नहीं आता, बच्चा लोग को तो रहता ही है। बच्चा लोग का गजनी इफेक्ट पता है ना तुम्हें? कि पढ़ाया पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 यूनिट टेस्ट के अंदर, शुरू में पढ़ाया, रिवाइज कराया, सब पूरा याद है हम लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर थोड़ा टाइम जैसे जैसे बीता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ था, कुछ तो हुआ था हम लोग का क्लास में, अच्छा से 80% याद है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा थोड़ा सा याद है। उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा 3 दिन छुट्टी लिया होता है, कोई रिलेटिव का शादी है, बीच में बीमार, उसको लगता है कि सारा टॉपिक वो 3 दिन में होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो 3 दिन में हुआ था कि हम एब्सेंट था उस टाइम पे। तो ये गजनी इफेक्ट हर एक फौज में होता है। और मेरे तो मतलब मेरे तो ऐसे कि हमको भी बीच में हम भूल जाते हैं, बोलते बोलते क्या बोले, तो क्या बोला था हम अभी, IFRS वाला। तो हम ये बोला था कि ग्लोबली आज ऐसा नहीं है, ग्लोबली पहले से ये स्टैंडर्ड चलता है। वो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। इंडिया में पहले ऐसा होता था कि सी इंस्टीट्यूट आपको ना मेमोरी को टेस्ट करता था, कितना रट के जा सकता है बच्चा। अब ये लोग थैंकफुली समझ गए कि भाई ये करके कोई मतलब, आज हम सीए बन गए, हमको क्या लगता है हमको सब कुछ याद है, पूरा इनकम टैक्स लेके घूम रहे थे दिमाग में, नहीं, कुछ नहीं आता, किताब है, पूरा इनकम टैक्स एक्ट रखा हुआ है, उसको लेके रेफर करते हैं। अब वही तो वो बोल रहे हैं, लेके जाओ बच्चा को, लेके जाने दो एग्जाम में, तुम सब क्या पढ़ा है वो समझा, वो निकाल, मतलब वो इंटरप्रेट करके आओ वहां जाके। सो ये बहुत अच्छा होने वाला है, जो अगर जो ये कोर्स अभी आने वाले हैं उसके इसमें जो लोग जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो आप लोग का कमाया क्या है, जो ये सवाल था नेक्स्ट लेवल पे, 8 का 6 पेपर कर दिया। अभी जो इस साल देगा आपका सीनियर्स लोग, वो लोग 8 पेपर का मारा होगा, आप लोग अगला साल जो देगा वो सिर्फ 6 पेपर देना होगा। ओहो, मान लो 6 महीना बाद वो इम्प्लीमेंट होता तो हम लोग को अभी वो आएगा, ट्रांजिशनल फेज का गाइडलाइंस अभी तक आया नहीं है, कि जो बच्चा एंट्री लिया है ओल्ड कोर्स में वो शिफ्ट करेगा तो माइग्रेशन, उसका गाइडलाइन आएगा, अभी तक तो कुछ आया नहीं। अभी जो एग्जिस्टिंग बच्चा लोग इंटर में दिया है, वो लोग फाइनल में जाएगा तो कैसे होगा, क्योंकि इंटर में जो चीज डाला है, अब हम बोला इंटर में लॉ में 1 से 148 कराया, 149 से 470 उड़ा दिया, बोला इंटर में ले आओ, तो ये लोग तो 1 से 148 पढ़ के गए, इसको पढ़े बिना ये लोग आगे भी नहीं दे सकता, फाइनल देगा कैसे ये लोग। ये सबका गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट निकालता है, जब भी कोर्स चेंज होता है माइग्रेशन कैसे होगा उसका गाइडलाइंस आता है, अभी तक नहीं आया, वो आएगा, ठीक है। आप लोग का कैसे होगा इंटर में, दोनों ऑप्शन ओपन रहते हैं, दोनों ऑप्शन ओपन रहते हैं, कुछ अटेम्प्ट तक तो दोनों ऑप्शन ओपन रहते हैं, आप चाहो तो ओल्ड में भी दे सकते हो, न्यू में भी दे सकते हो, मतलब पॉइंट इज हमेशा न्यू में देना चाहिए, ठीक है। खैर ये सब बात की बातें, वापस आते हैं फाउंडेशन की इसके अंदर। तो ये बेसिकली हमारे 5 टॉपिक्स हैं जो हमको करने का होता है, ठीक है। अब पहला बात, लॉ के अंदर, ये फिर ऑफ हो गई फिर, यानी क्या, हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि लॉ के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आता है, पहले उसको समझते हैं कि क्यों नहीं मार्क्स हम लोग सिक्योर कर पाते। पहला तो बात है, ये पेपर पहले के जमाने में ऑब्जेक्टिव होता था, जब हम लोग पेपर देता था MCQ होता था, टिक मार के आना पड़ता था, हाँ, 200 नंबर का फाउंडेशन होता था, सब टिक मार के आना पड़ता था, CPT होता था, CPT का कोई इज्जत भी नहीं होता था उस टाइम, ठीक है ना। अभी तो फाउंडेशन का बहुत इज्जत होने लगी, उसमें लॉ का पेपर तो पूरा सब्जेक्टिव है, ये वाला जो पेपर, और अकाउंट्स पूरा सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव पेपर होने में सबसे पहला दिक्कत कहाँ आता है हम लोग को, आपका इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न समझो। ये सब चीज पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा तो प्रिपरेशन क्या करेगा आगे तक। आपका इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न समझो कि एग्जाम में आपको क्या पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। आपका इंस्टीट्यूट 3 तरह से आपको सवाल पूछते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको पहला तो एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, शॉर्ट 1-2 मार्क का क्वेश्चंस पूछ लेगा, 1 से 2 मार्क, ठीक है। उसके बाद आपको एक लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मार्क 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा कर रहा है और इसकी
क्वांटम को बढ़ा रहा है, वो है प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो सबके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये आप लोग के लिए ना ओवरऑल सबके लिए नया होता है। 12th तक तो इसको पता ही नहीं होता ये क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद पहला बार इसको एक्सपीरियंस करता है, अरे ऐसा भी कुछ। अब इसको समझो इंस्टीट्यूट कितना अच्छा से आपका पेपर फ्रेम करता है, फाउंडेशन लेवल का बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट पहले क्या करता था, एमसीक्यू होता था, तो बच्चा लोग क्या करता था, आधा पर्दा टॉपिक किया, आधा नहीं किया, किताब लाया, रट लिया और निकाल दिया, ठीक है। अब इन लोग क्या किए है, जो कॉन्सेप्ट लेके आया है उसके अंदर आप एक भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? आप सोचते हैं लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन है, आपको पूछेगा, आप उसका खाली बुलेट पॉइंट याद कर लो, ठीक है, अंदर का अपने आप बना के लिखते हो, बीएसटी में जैसे बुलेट याद रख लो, अंदर का अपने आप बना के लिखते हो, तो वो क्वेश्चन करने जाएगा तो यहाँ मार खा जाएगा और इसमें मार खा जाएगा। तो इसके अंदर आपको पूरा कंटेंट अच्छे से क्लैरिफाइड मतलब क्लियर होना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, और उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसा देता है, आपको पूरा एक सिचुएशन में डाल देता है कि साहब एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है एडवाइस मांगने के लिए, उसके साथ ये घटना हुआ है, अब बताओ उसको तुम क्या एडवाइस देगा। एज अ सीए बच्चा उधर ही आधा फैल जाता है, और हमको सीए बोल दिया पेपर के सीए बोल के आप उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा चीज होता है। तो आपको सबसे पहला बात जो इससे किया, रॉट लर्निंग वाला चीज हटा दिया, कि ऊपर ऊपर से जो करने वाला चीज था, आपको एक एक चीज कंसेप्चुअल आना पड़ेगा, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं हो। हम आपको फिर से यहाँ पर पहला, हम हमेशा जब लॉ का कोई भी लेवल पे कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, हम पहला टॉपिक इससे शुरू होता है कि ये क्यों आया दुनिया के अंदर। कानून कभी भी फोकट का नहीं आता, कानून ऐसे ही नहीं बनता। और पहले क्या होता था, लॉ लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बच्चा हिंदी में समझ लेता था, हो गया। नहीं होगा अभी, आपको समझना पड़ेगा उसका क्यों आया वो दुनिया में, उसका क्या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, समझा। तो फर्स्ट स्टेज हम लोग कहाँ मार खाता है लॉ में, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। जो फर्स्ट टाइम हम लोग अंडरस्टैंडिंग करता है, उसमें हम लोग का फर्स्ट स्टेप में कमी आता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग अगर समझा नहीं है चीजों को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को बहुत अच्छा से समझो। नहीं समझेगा तो आप मार खा जाएगा, पूरी तरह से पिट जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रैक्टिकल केस स्टडी का अप्रोच ने धीरे धीरे नंबर वेटेज बढ़ा रहा है, मतलब अब वो थ्योरी को कमाते जा रहे हैं। और ये नया सिलेबस के बाद आप लोग का पेपर पहला बार पड़ेगा, नया सिलेबस प्रॉपरली आने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि इसमें आप लोग का प्रैक्टिकल और बढ़ा दिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का फोकस ही पूरा शिफ्ट हो चुका है, अब वो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका प्रैक्टिकल केस स्टडी आपका कंटेंट और ज्यादा होगा अभी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो पहला चीज कि कुछ भी एक भी टॉपिक रटना नहीं, हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। और हम आपको बताए हम लोग का अप्रोच कैसा रहता है, हम हमेशा हर टॉपिक आपको बताएगा, हर लॉ का हर सेक्शन आपको बताएगा ये दुनिया में क्यों आया, ये उसके बिना आप समझ ही नहीं पाएगा उसको। प्रैक्टिकली इसको कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट आपको इस सेक्शन में प्रैक्टिकल केस स्टडी में आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैं बहुत सी एग्जांपल्स देता हूँ समझाते वक्त। बेसिक उसका कारण क्या होता है, जब आप चीजों को विजुअलाइज करते हो, नौटंकी बहुत चलता है हम लोग क्लास में, ठीक है ना। तो नौटंकी करने का क्या उद्देश्य होता है कि विजुअल आपका एक मेमोरी क्रिएट किया जाता है। मतलब कभी ये ऑब्जर्व किया, मूवी वूवी देखने जाता है तो कोई पेन पेपर लेके जाते हैं, ये नोट्स बनाएगा क्या चल रहा है। 3 इडियट्स मूवी देखने के पूरा नोट्स बना, 3 इडियट्स तो बहुत पुराना हो गया, कोई भी लेटेस्ट मूवी देखने के नोट्स बनाएगा क्या चल रहा है, और फिर घर आकर के नहीं, फिर भी याद रह जाता है ना मूवी। वो इसलिए होता है क्योंकि विजुअल मेमोरी क्रिएट होता है बैक में। तो हम हर चीज कहीं ना कहीं आपको साथ नौटंकी करेगा, वो डायग्राम बनाएगा, ये करेगा, तो मजा आता है। वो लोग बच्चा लोग इतना सोचता भी नहीं, उनको मजा आता है, ही ठीक ही करता है। बट द पॉइंट इज विजुअल मेमोरी बनाता है, ठीक है, ताकि चीजें रिटेन रहे, हम चीजों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर सके। और आप बिलीव करो, पास्ट एक्सपीरियंस से भी बता रहे कि और कुछ याद नहीं रहे, एग्जाम्पल सारा याद रहेगा। हम वो एग्जाम्पल दिया था, हाँ याद आ गया, ठीक है। दूसरा मार हम लोग कहाँ खाते हैं, पहला ये समझ में आया कि अगर आप पहला जगह गड़बड़ कर दिया, समझा नहीं चीज को, आप आधा गेम वहीं खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरा मार हम लोग खाता है रिवीजन, है तो अल्टीमेटली, हालांकि लॉ थ्योरी पेपर होता है, प्रैक्टिकल है, लॉ से प्रैक्टिकल कुछ हो ही नहीं दुनिया में। अरे भाई कोई चीज प्रैक्टिकली अगर होगा नहीं तो उससे रिलेटेड लॉ बनेगा ही नहीं। कभी सुना है कि थ्योरिटिकल चीजों पे लॉ बने, चांद पे प्रॉपर्टी लेने पे कोई लॉ बने देश के अंदर, कोई कभी सुना है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं उसके ऊपर कानून कभी बनता नहीं। कानून हमेशा उन चीजों के ऊपर बनता है जो
प्रैक्टिकली दिक्कतें आती है जहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग को लॉ एक्चुअली, वैसे लोग थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज सम्स नहीं होता, अकाउंट्स में सम्स करते हैं, तो जहां पर वो सम्स वम्स का इशू नहीं होता उसको थ्योरी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम भी इसको थ्योरी बोल देते हैं, पर ऐसे दिल से नहीं बोलता है वैसे थ्योरी, ठीक है ना। तो दूसरा दिक्कत कहाँ आता है, हमको रिविजन करने में। अभी पहला आप घर में गया, मतलब आप क्लास में आया, सब चीज समझ में आया, A to Z टॉपिक का हम शॉर्टकट भी दे देते हैं कि भाई आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन के अंदर पूछता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, तो उसका शॉर्टकट है मोटी मौसी ABC। ऐसे दिल पे मत लेना कि मौसी से किसी को अफेक्शन, सीखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर सारा पॉइंट्स कवर हो जाता है। तो A to Z शॉर्टकट भी देता है, रिवीजन भी करा देता है क्लास के अंदर। बट द पॉइंट इज आपको घर पे भी तो एक बार पढ़ना होगा। पहला पॉइंट, थोड़ा तो घर पे भी एक बार, मैं क्लास में 80% तो करा दूंगा, 20 तो घर पे देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा मतलब ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से 80% क्लास में देगा, 20 आपको थोड़ा सा एफर्ट घर पे दो, एबनॉर्मल अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, एबनॉर्मली अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, मेरा बोलने का मतलब ये। दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आते हैं, क्लास मिस मत करना, कुछ भी हो जाए, बिलीव में क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्लास जो मिस करता है ना, हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, ये अगर वो 5 क्लास मिस कर दिया, टॉपिक नंबर 4 क्लास में खत्म हो गया, इसका पूरा टाइम के लिए वो टॉपिक 4 खत्म हो गया, अनलेस एंड अनटिल वो उतना डेडिकेटेड कर गया, फिर पूरा वीडियो देख लिया उतना पोर्शन का, और फिर वो उसको करके खुद कर लिया, वो एक अलग बात है। बट जनरली क्या होता है, एक लंबा गैप के लिए अगर आप क्लास के अननेसेसरी रीजंस के लिए, तो फिर वो छूट जाता है, और बहुत लंबा होता भी नहीं है फाउंडेशन का सेशन, तो हम बहुत मतलब लिमिटेड टाइम का रखते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो, उसको आप कभी भी स्किप मत करना, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में प्रेजेंटेशन, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। मतलब इसके अंदर तो आप मान के चलो कि चलो हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट लोग करता है, ये तीसरा जगह जो गोबर करके आता है वो यहाँ, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, एकदम ध्यान से सुनना इस बात में। हम लोग क्या होता है, सब चीज हिंदी में पढ़ते हैं, हम हिंदी में पढ़ाते, तो क्या गलत है क्या हिंदी में करें? नहीं, हिंदी में पढ़ लिया, हिंदी में समझ लिया, अब एग्जाम में क्या करता है, वही हिंदी का इंग्लिश करके आता है, और ऐसा गजब इंग्लिश करके आता है। हम एक जगह लिखा है, हम बोला कि भाई अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, बच्चा भी पढ़ा, हाँ भाई भारत सरकार को ऐसा लगता है तो भारत सरकार ऐसा कर सकती है। अब पेपर लिया, टेस्ट, इफ सीजी फील दैट, बेटा सीजी को फीलिंग आएगा कभी, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं, समझ रहे कहाँ अगर हो रहे, हमको लैंग्वेज लिखना होता है, इफ सीजी इज ऑफ द ओपिनियन दैट, हमेशा कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी के अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ आप यूज करते हो, तो आप फील विल नहीं यूज कर सकते, वहां आपको इज ऑफ द ओपिनियन दैट शब्द से यूज करते। तो बेसिकली समझ रहे क्यों इंग्लिश के साथ इसको, हम इंग्लिश का भी ट्रेनिंग देगा आपको, समझा। तो ये प्रेजेंटेशन में हम लोग बहुत बुरी तरह से मार खाते, बात समझ रहे, आपको पता है फाइन और पेनल्टी इन दोनों शब्द के अंदर अलग, मतलब इनका डिफरेंस मतलब अलग है। मतलब कहीं कोई सेक्शन में लगा कि अगर आपने इस कानून का उल्लंघन किया तो आपको फाइन लगेगा 10,000 का, और अगर किसी सेक्शन में लिखा है कि अगर इस सेक्शन का उल्लंघन किया तो आपको पेनल्टी लगेगा 10,000 का, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है एक शब्द से। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस, हम बताएगा आपको कैसे डिफरेंस। तो आप क्या लगता है एग्जाम में अगर किसी सेक्शन में ये लिखा हुआ और ये लिख के आ गया तो नंबर मिलेगा आपको? हम लोग तो रियलाइज ही नहीं करते हैं, मजे से पढ़ गया, हिंदी का इंग्लिश क्या हो गया, लॉ ही तो क्या है। एक कंपनीज एक्ट के अंदर आपको 2 टॉपिक पढ़ेगा, एक है होल्डिंग सब्सिडी का डेफिनेशन, एक है गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडी का डेफिनेशन में लिखा हुआ है नॉट लेस देन, सॉरी, मोर देन हाफ द वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर, ऐसा बोल के उस सेक्शन में लिखा हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में सेम लाइंस पे डेफिनेशन लिखा हुआ है नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। दोनों में अंतर होता है, कोई बता सकते हैं क्या अंतर होगा? मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल।
दोनों में अंतर हो जाता है। मोर देन हाफ से चाहिए और उसमें 51% से कम नहीं चलेगा तो क्या मोर देन हाफ हम 51% नहीं बोल सकते? मोर देन वन आपको 51% नहीं बोल सकते? 50% होगा। 50% होगा, हाँ 51। मतलब अगर मैं आपको सिंपली बात बोलूं, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी में, इस कंपनी का टोटल शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स 1 लाख शेयर्स, और इसने 50,000 एक शेयर लेके रखा है इसके अंदर, क्या ये इस डेफिनेशन में फिट बैठ गया? क्या मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर? मोर देन वन हाफ है कि नहीं? नहीं है। क्या नहीं है? अबे 1 लाख से मोर देन वन हाफ नहीं है क्या? 50.0001% है, क्या ये मोर देन वन हाफ नहीं है? क्या ये 51% है? क्या मतलब चेंज हो गया दोनों का? समझा? मतलब इसमें यही लिख के आना पड़ेगा और इसमें यही लिख के आना पड़ेगा। और दूसरा बात, ये टोटल वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल का भी मतलब अलग होता है? क्या मतलब होता है? दोनों में डिफरेंस क्या आता है? What is the difference between when I write the word total voting power and when I write the term paid up share capital? दोनों में अंतर कहाँ आता है? पावर वो वोटिंग के लिए होगा और फ्रीडम शेयर कैपिटल आपको आप थोड़ा सा इलाबोरेट करो। हाँ, कितना ओनरशिप मतलब हाँ आप थोड़ा सा आप क्लोज है, लेकिन मैं, हाँ हाँ, और भी कुछ? ये पेड अप कैपिटल, ये एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। टोटल वोटिंग पावर इक्विटी शेयर कैपिटल को डिनोट करता है, और पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को डिनोट करता है। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो क्या हम ये इन वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं कि हमको एग्जैक्टली ये वर्ड्स को एज इट इज फिट बैठाना होगा, एज इट इज फिट बैठाना होगा? समझा? ओ, इसका मतलब लॉ तो बहुत मुश्किल है, चतुरामलिंगम बनना पड़ेगा, एक एक वर्ड टू वर्ड याद होना पड़ेगा हम लोग को। नहीं, पागल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। बड़ा अजीब है। बट आप कभी तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बारीकी को ध्यान रखना होगा, और कभी आप बोलते हैं कि नहीं, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। लॉ के अंदर कीवर्ड्स होता है, इन वर्ड्स को तो भगवान भी धरती पर आकर के बोल दे बेटा इसको चेंज करना है, आप नहीं कर सकेगा। समझा? हम मार्क कराता है, पढ़ाता है, उसमें वक्त हम बोल देते हैं ये कीवर्ड्स है, या हम ये बोल देते हैं कि एग्जाम का डेफिनेशन में इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। ये तो इतना एक्सटेंट तक तो आपको एज इट इज ना होगा। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक डेफिनेशन पड़ता है जो कॉमनली पूछा जाता है, कंसिडरेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, कंसिडरेशन का डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी थर्ड पर्सन decides to do something or abstain from doing something, such an act or abstinence form part of the consideration of the contract. अब ये कंसिडरेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें पहला दो जो लाइन हम बोला, अब क्या होता है, कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें पहला लाइन हम क्या बोला, व्हेन एट डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, प्रोमिसी और एनी थर्ड पार्टी और डेफिनेशन शुरू होता है। ठीक है, द पॉइंट इज, ये वाले इस सिर्फ इन वर्ड्स को समझाते हुए हाई कोर्ट का जजमेंट है, और हाई कोर्ट का केस का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, जिसमें इस वर्ड्स को समझाया गया और इसका इंपॉर्टेंस को समझाया गया, इसका ब्यूटी को समझाया गया इन वर्ड्स का। ये हम लोग बताएगा अभी कि कोर्ट ने कैसे समझा के दिया इन वर्ड्स को। तो एक बात बताओ, कोर्ट का समझाया हुआ एक बात है, इस इन वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं? भगवान भी धरती पे राजे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इसका ऑर्डर भी वैसा ही रहेगा। और ये प्रोमिसी और इसके ऊपर एक जजमेंट, इसका भी एक अलग से मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। ये तो इतना बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो बेटा जब ये चिन्नैया वर्सेस रमैया लिखते हैं तो हमेशा ये डेफिनेशन का रेफरेंस आता है, उसमें वो जज इसको समझाया खाली, तो इसको चेंज कर देगा क्या हम लोग? कर देगा तो फिर ओम नमः शिवाय। तो ये हमारा कीवर्ड्स बनता है इस डेफिनेशन का। डेफिनेशन का नीचे वाला पार्ट को आप जैसे मन जी वैसा लिखो, अपना समझो और सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बना के लिखो। ठीक है, बट ये शब्द को आप चेंज कर ही नहीं सकता, ये दो लाइन को, क्योंकि इसके ऊपर हाई कोर्ट ने समझा रखा हुआ है दो अलग अलग केसेस के अंदर। यू हैव टू मेमोराइज इट एज इट इज। ठीक है,
तो हम लोग ये जैसे जैसे क्लासेस में करते जाएंगे, अब मैं बताता भी जाऊंगा, मार्क भी कराता जाऊंगा, और रिवीजन जब लेते जाऊंगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस पे कहाँ कितना एम्फेसिस देना है। इसीलिए हम पहला दिन ही ये बोले क्लास मिस मत करना भाई, क्योंकि ये सब घर पे आपको कोई नहीं करा पाएगा, कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा सा लॉ में ये चीजें इतनी डिटेल में हमको करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा ये अलग हो जाता है बाकी इसके अंदर से, ठीक है ना। तो ये आप आई होप कि इन बातों का आपको ये चीज समझ में आया कि ये हमको जो है प्रेजेंटेशन, जब मैं बोलता हूँ कि लॉ के अंदर हमको ध्यान रखना होता है, तो प्रेजेंटेशन हमको कैसे किन बातों का ध्यान, हमको कीवर्ड्स पे ध्यान रखना होता है। हमारा ग्रिप कीवर्ड्स पे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप मतलब आपको कीवर्ड्स पे एकदम मतलब आपको पूरा टिप पे होना पड़ेगा हर एक टॉपिक का, हर एक सेक्शन का। यू हैव टू नो कि ये सेक्शन के अंदर ये चीजें तो हमको लिख के आना ही, और उसके अलावा बाकी सारा वर्ड्स अपना बना के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा नंबर मिलता है, पूरा पूरा नंबर मिलता है। सीन 80 नंबर भी आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो 80 के पेपर भी इवेल्युएट किए हुए, सब अपना बना के लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 बातें थी, समझना वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन, और तीसरा प्रेजेंटेशन। जब रिवीजन करेंगे और समझेंगे तो हमको प्रेजेंटेशन पैरेलली हम लेकर के चलेंगे कीवर्ड्स की बातों को, और ये हम साथ में, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहला सवाल आपको पूछा था कि ये लॉ क्या होता है, ये सवाल से हमने शुरू किया था कि ये लॉ क्या होता है। हमारा सब्जेक्ट ये लॉ, तो सबसे पहले बाकी बातों को छोड़ो यार, लॉ समझते हैं क्या होता है, कि लॉ के अंदर क्या क्या आता है। बच्चा लोग पूरा पढ़ लेते हैं, फाउंडेशन छोड़ो, फाइनल का बैच में पूछा हुआ है, पहला दिन आया बोला कि बताओ लॉ क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। तो फाउंडेशन पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया, अब वो तो पढ़ लिया था ना, फिर उसको बताता नहीं है ना लॉ क्या होता है। बताओ कोई एक आइडिया कि क्या होता है लॉ? नहीं, चलो हम शुरू करते हैं। लॉ समझाने से पहले हम लोगों का डेमोक्रेसी का कुछ बात बताते हैं। अरे यार, ये पॉल सेज छोड़ के आ गया था 2 साल पहले 10वीं की। तो डेमोक्रेसी का 3 पिलर्स टीचर कभी बताया था। कितना लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास जेन्युइनली अटेंड करता था? वेरी गुड, एक ही होना, 2 होना चाहिए। हाँ, हम लोग तो टीचर ही नहीं था क्या? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था ईमान, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का 3 पिलर क्या होता था? हाँ छात्रों, ऐसे क्लास करता था पर क्लास के अंदर नहीं था। वेरी गुड, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बेकार बात है। लेजिस्लेटिव, अबे डेमोक्रेसी का 3 पिलर, हाँ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वेरी गुड। अब इसके अंदर का कोई बता दो क्या होता है? लेजिस्लेटिव किस, आई शाबाश, वेरी गुड। लेजिस्लेटिव जो होता है वो होता है जो लॉज बनाता है देश के अंदर। एक्सीलेंट। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करना, इसको सुपरवाइजर। क्या बात, तुम लोग रुला दी हमको आज ही, पहला दिन ही। नहीं तो पॉल साइंस में बच्चा लोग ऐसे धराशायी हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम तो लोग एक एक चीज बता दिए, बहुत खुशी हुआ हमको। लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग कंपोनेंट कौन होता है? हम नौटंकी चलता रहे, बहुत नौटंकी चले, चिंता मत करो, बल्क में होगा, ठीक है। लॉ, कानून कौन बनाता है देश के अंदर? अबे लेजिस्लेचर के अंदर कौन कानून बनाता है? हाँ, गवर्नमेंट, एमएलएज। सुनो, सबसे पहले किसी भी कानून का एक बिल बनता है, बिल बनता है वो मतलब उस फील्ड का विशेषज्ञ लोग को बुला के एकदम भारतीय लोग को एक बिल बनाते हैं। फिर उसके बाद वो लोकसभा में पास, लोकसभा मालूम है? उसके बाद अपर हाउस, राज्यसभा में उसको पास किया जाता है, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर असेंट देता है, तब जाकर के वो बिल कानून में कन्वर्ट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वेरी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो याद रखना पड़ता है पहले, जैसे प्रेसिडेंट, ओ गॉड प्रेसिडेंट चेंज हो गया, फटाफट नाम याद करो, कोई पूछ ले कोई बात। आप लोग सुना भी होगा अभी 2019 में जब प्रोटेस्ट चल रहा था,
जब प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पहले बोल रहे थे कैब आमी ना मानो कैब आमाक ना लगे, सुना बोले। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से 2-3 दिन के बाद बोले बोले का आमी ना मानो का आमाक ना लगे। ये क्या का कैब का कर दिया, वो कैब का कैसे हो गया, सॉरी हाँ बिल से, मतलब कोई कानून में चेंज भी करना होता है तो सेम प्रोसीजर होता है। पहले उसका है ना अमेंडमेंट बिल बनता है, तो ये जो कानून था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट था, तो उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बना था, पहले अमेंडमेंट बिल बना था, तो इसको कैब बोलने लग गया। आपको पता होगा उसको फटाफट लोकसभा में पारित कराया गया, सेम डे उसमें डिस्कशन है, आज लोकसभा में पारित कराया, परसों राज्यसभा में पास करा दिया उसको, समझ रहे इतना फास्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था देश के अंदर, और प्रेसिडेंट को तो टाइम लगता ही नहीं है, ऐसे घर का आदमी है। तो ये फटाक से कैब का हो गया, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। मतलब कानून के अंदर, एक्ट के अंदर चेंज भी करना होता है ना, तो इसी प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो अभी पहले ऐसा होता था कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये दो इंडिपेंडेंट हाउसेज है, तो मतलब कि ये कोई गवर्नमेंट पर्टिकुलर कोई पार्टी का उसमें नहीं रहता था। आप लोग पता नहीं सुना होगा कि नहीं, अभी बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, इट्स हैविंग फुल मेजॉरिटी इन लोकसभा, इज हैविंग फुल मेजॉरिटी इन राज्यसभा, इज हैविंग प्रेसिडेंट भी उनका ही आदमी है। मतलब कांग्रेस का कोई कंटेंडर है, हमको तो दुख लग रहा है कि ये लोग कंटेंडर भी क्यों भेजा था, जितना तो है नहीं उसको। भाई दोनों हाउस में अपना है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो इनका ही वोट काउंट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो होता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो पूरा देश में उनका ही गवर्नमेंट है सारा का। तो हम तो ऐसे ही लगा कि कांग्रेस वाला होगा, हिम्मत का दाद देना होगा, मोटिवेशन का भी दाद देना। अरे कोई कांग्रेस फैन है कि भाई, बहुत डर लगता है हमको, कसम से बता रहे, पॉलिटिकल हम बहुत न्यूट्रल आदमी है, ठीक है। हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, एक सेमिनार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में कर रहा था, तो हम तो उस टाइप में कौन इतना सोचता है यार, कौन कोई पॉलिटिकल सटायर या जोक मार दिया होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे ही वो मारा हमको ऐसे दिख रहा है कि ऊपर से 2 लेजर लाइट सीधा फोकस होकर हमारे ऊपर इधर आ रहा है, और हम सेशन दे रहे हैं, इधर 2 लेजर लाइट हमारे ऊपर जा रहे हैं, हम जिधर जिधर जा रहे हैं स्टेज में हमको फॉलो कर रहे हैं। तो पहले तो हमको ऐसे लगा कि मेरा सिक्योरिटी पे खतरा है, फिर हमारा मन में है कि साला हमारा जान कौन लेगा फिर ऊपर से पेपर प्लेन आने लगा, तो फिर हमको लगा कि नहीं भाई, पॉलिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए कहीं, बड़ा डर लगता है कि आजकल पॉलिटिकल बातें करो लोग भड़क जाते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले की इंस्टेंस एक बता रहा, मैं गया, मैं एक A4 रिम खरीदा स्टेशनरी की दुकान से, तो उसका प्राइस आई थिंक 15-20% बढ़ गया था। तो मैंने उसको बोला भैया एक बार में इतना हाई, नॉर्मल कंसर्न थे कि 20% रेट हाई कर दिया, कहता और दीजिए मोदी जी को मैंने उनको बस मैंने कहा भाई आप गलत आदमी से गलत बात, मैं गलत आदमी से गलत बात, मैंने उसको इसीलिए कहा, मैंने कहा मैं पॉलिटिकल बातों से बहुत दूर रहता हूँ। तो मैंने उनको इस सेंस में कहा कि भाई आप गलत आदमी से गलत बातें करो। वो कहता है सच्चा हिंदू है तो मोदी जी को ही वोट करेगा। मैं कहा अभी तो आप मोदी जी को मैंने कुछ और कहा और आपका सेंस तुरंत बदल गया इसके अंदर। मैं कहा भाई मुझे माफ करिए, मैं बहुत न्यूट्रल टाइप का आदमी हूँ, मैं इस सबसे दूर रहता हूँ, ऑल पार्टी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मैं ये बोला था कि अभी इनका ना लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी घर का आदमी है, ये द्रौपदी मुर्मू भी ये लोग का ही आदमी है पूरा, ठीक है ना। ये पहले झारखंड का भी गवर्नर था, इसको उठा के प्रेसिडेंट, मतलब इसे बहुत रिस्पेक्टफुली प्रेसिडेंट बना दिए कहते, ठीक है। तो इनका सबका, इससे पहले रामनाथ कोविंद भी इनका ही था, ठीक है ना। तो सब इनका ही हाथ में पूरा, तो ये लोग जो मन चाहे करता है, मतलब अच्छा सेंस में बोल रहे फिर से, नॉन पॉलिटिकल आदमी है। देखा ना, पहले फार्मर वाला ऑर्डिनेंस लेकर के आया, पास करा दिया था दर उसको, वो देखा कभी कैसे पास हुआ, वो डिस्कशन नहीं, वो हल्ला चिल्ला के बीच में पास करा दिया स्पीकर, देखना कभी उसका वीडियो है यूट्यूब के अंदर। वो भी वो साउंड वाला उनका वोटिंग सिस्टम का अलग, एक तो मीटर सिस्टम पे होता है और एक ना वर्बल कि किसका वॉइस के बेसिस पे भी वोटिंग होता है। तो वो हल्ला चिल्ला के बीच जिसमें किसका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, कौन क्या बोल रहा है, उसमें बोला वॉइस के बेसिस पे करा दो। और फिर जब ये पास हो तो सब लोग बोला था वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। फिर उसके बाद जब प्रोटेस्ट चला 1 साल 1.5 साल तक, तो फिर उसको रिवोक भी कर दिया, बोले नहीं 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 हटाओ हटाओ हटाओ, इसको हटाओ।
तो फिर जब हटाया तो वापस ये लोग बोला वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत न्यूट्रल आदमी है प्लीज, ठीक है, बहुत न्यूट्रल आदमी है, बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दो अलग अलग विंग की तरह से काम करती थी। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो पार्टी जो सरकार बनाती है, जरूरी नहीं होता कि उनके ही सब कुछ है, अभी चल रहा है वो अलग बात है। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर फैला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर है, और ऐसा एलिगेशन लगता है कि वो इधर ही फैला हुआ है, ठीक है। तो अभी ऐसा बोला जाता है, सूत्र बताते हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, ठीक है। और जुडिशरी हो गया बेसिकली कोर्ट, जो इनको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक। तो हमारा अगर कंपनीज एक्ट का बात करूं मैं आपको, कंपनीज एक्ट 2013, तो इसके पहले भी इसको तो अब मतलब इससे पहले भी सबसे पहले जे ईरानी कमेटी बनी इसके और ये बहुत पहले इसका फाउंडेशन लगा। जे ईरानी कमेटी एक बना, जस्टिस जे ईरानी था, बहुत ज्ञान वाला आदमी था, वो लोग का टीम के अंदर एक कमेटी बना और वो बिल बनाया, कंपनीज अमेंडमेंट बिल या ऐसा कुछ नाम था उसका। और फिर उसके बाद उसको लोकसभा से पास कराया 2011 में या 12 में, फिर राज्यसभा से पास कराया, प्रेसिडेंट असेंबली, और धीरे धीरे करके कंपनीज एक्ट आया। और कंपनीज एक्ट को भी चेंज करना होता है तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आता है। तो सबसे पहला कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, फिर आया 2017 में, फिर आया 2020 के अंदर, और अब ड्राफ्ट चल रहा है, अभी तक ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ, 2022 का भी आ गया, तो चेंज होगा। तो आप लोग जब इंटर में जाएगा तो वो चेंजेस आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, अभी तक फाइनल नहीं हुआ वो, ठीक है। तो अभी तक 3 ही है ये, ठीक है ना, 2020, तो अभी ये सबसे लेटेस्ट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक्ट सबसे पहला तो लॉ के अंदर जो आता है, फर्स्ट चीज जो आता है वो आता है एक्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कंपनीज एक्ट का बना कैसे ही पता चल गया। कंपनीज एक्ट को इंप्लीमेंट कौन कराते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय सरकार का इस एक्ट का, इस कंपनीज एक्ट 2013 को गवर्न करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हेड कौन करता है? निर्मला ताई, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो उनके अंदर फिर और भी कई चीजें आती है, मतलब आपका आरओसी आता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आता है, ये सब हम आपको बता देगा, आरडी आता है। तो ये लोग इसके अंदर फिर से आता है जो अल्टीमेटली इस पूरा लॉ को देश में इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये लोग हो गया एग्जीक्यूटिव विंग। और जुडिशरी कौन होता है? कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट भी रहता है इसमें, और कुछ एनसीएलटी वगैरह का भी गठन हुआ है। तो ये सब हम आपको बताएगा जब कंपनीज एक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले लॉ का बात कर रहा था, हम लोग बोला था कि लॉ के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले होता है लॉ का अंदर आता है एक्ट, ठीक है। अभी थकान तो नहीं हुआ ना? 12:30, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आता है एक्ट। अरे ए उधर क्या देखे, तू बोलना, तेरे हुआ तो उसको तरह ऐसे इनडायरेक्टली मत बोल, एक्ट। सबसे पहले इसके अंदर आता है एक्ट। अभी छोटा सा पार्ट है यार, इसको इंट्रोडक्शन को कहाँ कल तक लेते हैं, नेक्स्ट क्लास तक ले जाएगा, अभी 2 मिनट में खत्म कर देते हैं बस, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब एक्ट में ना ये लोग कई चीज लिखता नहीं, ऐसा क्यों होता है? जैसे कंपनीज एक्ट बना है, उसके अंदर एक सेक्शन डाला 2 क्लॉज 77, रिश्तेदार, रिलेटिव का परिभाषा दिया उसको। रिलेटिव कौन होता है? अब बच्चा लोग से पूछा एक दिन, रिलेटिव कौन होता है? बोला जो भी लोग रिजल्ट वाले दिन फोन करे सब रिश्तेदार में आता है। और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट भी सब निराला सा होता है इंडिया के अंदर, है ना। अपने इंडिया के अंदर तो दूर का और पास का रिश्तेदार भी चलता है ऐसे। तो जब एक्ट के अंदर ना सेक्शन 2 क्लॉज 77 बनाया, उसमें ना ये लोग रिलेटिव का परिभाषा डिफाइन करना चाहा, लेकिन बोला कि रिश्तेदार का परिभाषा ऐसा है कि हम लोग ना एक्ट में नहीं लिखते, हम लोग इसके अंदर लिख देता है कि रिलेटिव के अंदर वो बातें आएंगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रिलेटिव के अंदर वो बातें आएंगी जो होंगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग ना रूल बना देते हैं। रूल क्या बनाया? स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल 2014, कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014, ये नाम है इस रूल का, जो इसको इसके करस्पॉन्डिंगली इसके अंदर, और उसमें रिलेटिव को समझाया, उस रूल बना के रिलेटिव को समझाया कि रिलेटिव में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो
हम कराएगा आप लोग को रिलेटिव में कौन कौन है, इसमें हम अमिताभ बच्चन को विजुअलाइज कराते थे, अमिताभ बच्चन का पूरा खानदान से समझ जाते कि कौन कौन आता है, विजुअली बैठ जाता कुछ, ठीक है ना। अभी नहीं कराते, अभी ऑफ ट्रैक चल रहे हैं। तो पॉइंट इज क्यों ऐसा करता है लॉ में, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्यों ऐसा किया, क्या नाटक चल रहा है, मजाक हो रहा है क्या, कि एक्ट बनाया उसी में डाल देता, बोला नहीं नहीं लो अलग से रूल बनाएगा, क्यों ऐसा, एक्ट में डाल दो बात खत्म करो, क्या लगता है। तो वो लोग थोड़ी ये सोचते हैं कि फाउंडेशन का बच्चा को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो चलो थोड़ा कम का एक्ट को अलग से कर देते, मिनी सिलेबस हो गया, अभी बड़ा हो जाएगा क्या, एक्ट प्लस रूल भी तो बड़ा होता है, प्रोफेशनली तो देखे तो कोई अंतर नहीं हुआ। रूल्स कंपलसरी और एक्ट को उड़ा सकते, अरे एक्ट में तो लिखा है, इंडियन पिनल कोड में तो लिखा है कि मर्डर करना क्राइम होता है, क्या है एक्ट में लिखा है उड़ाओ, नहीं किसी को उड़ा दो, एक्ट में अवॉइड करना जरूरी नहीं है, कर दो मर्डर किसी का भी जाके। वेरी गुड, शुरू हो गया, हमको तो इंटर में तो दिक्कत था, लाइट फैन का एडजस्टमेंट वाला बात शुरू हो गया पहला दिन। हाँ और क्या क्या बोल रहा था कौन, चलो एक्ट एक्ट उल्टा हुआ, मतलब कोई ये बोलता है कि रूल मजाक होता है, रूल नहीं मानो तो चल जाएगा, एक्ट मानना पड़ेगा, यहाँ उल्टा बोल दिया, बोले रूल मानना पड़ेगा, एक्ट छोड़ो, पार्लियामेंट ही तो बनाया है, क्या है। हाँ और कोई, और कोई कुछ भी नहीं, इसीलिए किया जाता है ऐसा, एक्ट को चेंज करना बड़ा मुश्किल का काम होता है, मैंने बताया ना, एक्ट को अगर चेंज करने, कुछ भी चेंज करने, अगर रिश्तेदार को एक्ट में लिख देता और फिर रिश्तेदार का डेफिनेशन को चेंज करना होता तो बहुत मुश्किल काम होता, क्यों, फिर से एक बिल बनाओ, लोकसभा से पास करो, राज्यसभा से पास करो, प्रेसिडेंट, और अभी वाला गवर्नमेंट के लिए तो इजी है भाई, क्योंकि सब घर का आदमी फटाक से पास हो भी जाएगा, बट जस्ट इमेजिन वो टाइम जहां पर सब खिचड़ी वाला गवर्नमेंट था, कि लोकसभा में उनका मेजोरिटी नहीं है, राज्यसभा में उसका मेजोरिटी नहीं है, तो बिल कितना मुश्किल हो जाता कोई भी काम को पास कराना, समझा। तो इसी कारण से ये लोग बोला कि कुछ चीज हम लोग रूल्स में डाल दें, क्यों, क्योंकि हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, रूल्स को चेंज करना इजी है, घर का बात है एकदम, ठीक है ना, फटाफट चेंज हो जाता है एकदम, इसीलिए बोला रिश्तेदार को तो कभी भी चेंज करने का जरूरत पड़ सकती, रूल में डाल दो, कोई टेंशन नहीं, चेंज करने का जरूरत है फटाक से चेंज कर देगा, ठीक है। ओ तो ये हो गया एक्ट और रूल, दो बात, हम बोला लॉ के अंदर 6 बातें आते हैं, 6 बातें मिलकर देश का कानून बनाते हैं, तो 2 एसेंशियली चीजें समझ में आएगी, तीसरा क्या होता है, रेगुलेशन, तीसरा होता है रेगुलेशन, ये क्या होता है, रेगुलेशन, कानून इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं, रेगुलेशन क्या होता है, देखो कई बार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो पार्लियामेंट उस पर लॉ नहीं बना सकती, अब तुम सोचो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा, तुमको क्या लगता है लालू जी और ये लोग बैठ के स्टॉक मार्केट वो पार्लियामेंट में लॉ बना लेंगे, क्या कवर में बता ना तुम, क्या लगता है तुमको, बना लेंगे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कैसे गवर्न करना चाहिए, उससे रिलेटेड लॉ, कंपनी को आईपीओ लाना है उससे रिलेटेड कानून बना लेंगे कई लोग, इधर बात सफेद हो जाता पढ़ते पढ़ते, क्या आईपीओ होता है, कैसे लेके आता है, उसका रिलेटेड कानून क्या होता है, तो कई ऐसा मुद्दा होता है जिसके ऊपर एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी होता है, जैसे सेबी का गठन किया गया है भाई, सेबी एक्ट 1992, ये जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ उसके बाद ही आया था सेबी, ठीक है, तो उसमें इसको पूरा इंचार्ज दिया कि भैया स्टॉक मार्केट हम लोग का जिम्मेदारी का काम नहीं है, स्टॉक मार्केट के लिए तो तुम ही संभालो इसको, नहीं नहीं, ये एक्ट बनाया जो सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया, कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोल के एक अथॉरिटी है, इसको स्टैट्यूटरी पावर दिया कि तुमको हम लोग अथॉरिटी दिया कि स्टॉक मार्केट के ऊपर तुम लोग अपना नियम बनाओ, ठीक है, तो सेबी ये सब नियम बनाता है, और सेबी ये सब आईपीओ सब पे नियम बनाता है, तो ये जो नियम बनाता है इसको बोलते हैं हम लोग सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, अभी ये 2018 में नेक्स्ट चेंज होकर के पूरा आया था, तो ये 2018 नाम, समझा, तो इसमें वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं रेगुलेशन, क्योंकि सेबी के द्वारा
बनाया गया। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को मॉनिटर करने के लिए बनाता है, तो दैट बिकम्स रेगुलेशन। ठीक है, ज्यादा हो रहा है अब, गजनी इफेक्ट आ रहा है, तारे जमीन पर हो रहा है या पता नहीं क्या ही चल रहा है, हो गया बस। क्या आज इतना ही रखे कि क्या थोड़ा थोड़ा बढ़ने से अच्छा लगेगा। चलो हाँ, ज्यादा पहला दिन आपको ज्यादा ज्ञान दे के नहीं भेजता है, पता चला घर पे जाके सब ज्ञान ही दे रहे एकदम। ठीक है, तो यहां तक तो आई थिंक समझ में आ गया ना कि पहला तीन चीज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, एक्ट और रूल क्यों आया दुनिया के अंदर, और रेगुलेशन दुनिया के अंदर क्यों आया। ठीक है, तो ये तीन और पार्ट है, वो भी बताएगा कि क्यों आया वो सब। ठीक है, तो आज नहीं रखते उसको, आज इतने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपसे अगली क्लास को मुलाकात होगी। अगली क्लास हम मंडे को रख लेते हैं। ठीक है, मंडे से रख लेते हैं, आप पिछले संडे को मिला था। मंडे से रख लेते हैं। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि आपको पता होगा 31 जुलाई का काम चल रहा है, अगस्त से 1 अगस्त से प्रॉपर शुरू करते हैं रेगुलर अपना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मंडे से मुलाकात होगी।